हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जबरदस्त तरीके से आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका खासकर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसे आप हिंदी में इतिहास के नाम से जानते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट भी लगता है। लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपको बोरिंग सब्जेक्ट जो है ये नहीं लगेगा। आज की यह क्लास जो है हिस्ट्री का जो है 9वां क्लास है, यानी इससे पहले 8 गो क्लास करके आ रहे हैं, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और इसमें 81 से लेकर 90 तक के जो है 10 प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए आपकी अपनी भाषा में हम याद करवाएंगे। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको यकीन है, नए जुड़े हैं तो आप पूरा क्लास देखिए, ठीक है। चलिए सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास की जो है पहली क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो है भारत जब स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहा था तो उसमें महात्मा गांधी जी का जो है क्या भूमिका है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो जानिए, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी की जो है काफी ज्यादा अहम भूमिका रही, क्योंकि जैसे ही जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है भारत लौटते हैं, वैसे ही जो है 1917 में सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन करते हैं, चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध में। और उसी साल जो है मिल मालिक जो है श्रमिकों पर यानी मजदूरों पर अत्याचार कर रहे थे, तो 1917 में ही दूसरा आंदोलन करते हैं, श्रमिक आंदोलन। फिर जो है महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट कानून का जो है विरोध किया था, और 1930 में जो है महात्मा गांधी जी ही जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत किए। और आखिर आंदोलन जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है करके अंग्रेजों को जो है भगाने में जो है काफी ज्यादा योगदान दिए हैं महात्मा गांधी जी। तो ये जो है इनकी जो है कुछ जो है क्या थी, तो महात्मा गांधी जी की जो है भूमिका रही जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। तो उन सभी चीजों को ये आपको लिखना है। याद हो गया बउआ के तरह। आपसे इसमें 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दिए। बताइए, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। श्रमिक आंदोलन कब, 1917 में ही हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध जो है कब किया था, तो 1919 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ, 1942 में हुआ। तो ये सब डेट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। अकबर जो है एक ऐसा व्यक्ति था कि जहां पर भी शासन करता था लोग जो है उससे प्रेम करने लगते थे। लेकिन किस कारण से? अकबर के इस कारण से कि अकबर जो है पहले क्या करता था, तो पहले जो है मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी लोगों से जो है टैक्स लेता था। जैसे यात्रा कर, उसके बाद जजिया कर, ये मुस्लिम लोगों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों से जो है लिया जाता था ये सभी टैक्स से। लेकिन जैसे ही जो है अकबर राजा बनता है तब 1562 में सबसे पहले यात्रा कर समाप्त करता है, और 1900 जो है 1562 में यात्रा कर और 1564 में जो है जजिया कर समाप्त कर देता है, जिससे सभी धर्म के लोग जो हैं क्या करते हैं, अकबर के प्रिय हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए तो अकबर जो है धर्मों के जो है विरुद्ध नहीं होते थे, सभी धर्मों को समान अधिकार देते थे, और समान अधिकार देने के कारण ही जो है इन्होंने 1562 में यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर जो है मुसलमान लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों पे लगाया जाता था। ये सभी जो है ना डेट्स भी आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से ज्यादातर तो कंपनी को कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन एगो लाभ जरूर हुआ। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को यह लाभ हुआ कि पहले उत्पादन जो कम मात्रा में होता था तो वह उत्पादन जो है दुगुना होने लगा, ठीक है। यही जो है अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अशोक जो हैं अशोक जब शासन करते थे, यानी कि अशोक का जब शासन काल था, तब वो जो है बड़े बड़े पत्थरों के दीवारों पे जो है अपना जो है कुछ नियम लिखवाते थे। जैसे हमनी की तरफ कैसे रोड बनता है, तब फलना जो है विधायक, फलना नेता जो है ये रोड बनाए हैं, तो वैसे ही अशोक जब जो है शासन करता था तो वो बड़े बड़े पत्थरों पर जो है अपने कुछ नियमों को लिखवा देता था। उसी को जो है अशोक का धम्म कहा जाता था। अशोक के धम्म में क्या था? तो अशोक के धम्म में था बड़े लोगों का आदर करना, जंतुओं को, जानवरों को नहीं मारना, और हमेशा जो है किसी से प्रेम से बात करना, हमेशा जो है अपने से ज्यादा जो है दूसरों का ख्याल रखना। ये जो है धम्म के असली जो है क्या थे? तो वो जो है विचार लिखे हुए रहते थे। ठीक है, तो यही जो है अशोक के धम्म पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख के आ जाइए, है कि नहीं? माता पिता का जो है पैर छू के आशीर्वाद लेना, माता पिता का आदर करना, ये भी जो है अशोक के धम्म में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी का उल्लेख करें। यानी मौर्य काल में जो प्रशासन हुआ करता था, जैसे हम लोग के तरफ ऐसे अभी जो है कैसे पुलिस हैं, तो वैसे ही जब मौर्य प्रशासन जो होता था, यानी मौर्य काल में जो प्रशासन होता था, उन प्रशासन की जानकारी का उल्लेख कीजिए कि वो कैसे प्रशासन हुआ करते थे। तो मौर्य काल में जो प्रशासन हुआ करते थे उसमें जो है सबसे बड़ा जो है राजा होता था, जो सभी जो है कमान, सभी जो है जितने भी कैटेगरी थे सबके जो है कमान जो है संभाले हुए थे। सर्वोपरि जो है मौर्य प्रशासन में क्या होते थे? सर्वोपरि यानी सबसे बड़ा जो है राजा होता था। राजा के नीचे जो है मंत्री हुआ करते थे, जिन मंत्री को जो है आमत्य कहा जाता था। और मौर्य शासकों ने प्रशासन के नियमों को अपने कठोर दंड के द्वारा जो है हटा दिया। फिर से समझिए क्या है, मौर्य प्रशासन की जानकारी का उल्लेख करें तो मौर्य प्रशासन में सर्वोपरि यानी कि सबसे बड़ा जो है प्रशासन कौन होता था? तो वहां का राजा होता था। राजा के नीचे जो है प्रशासन की बागडोर कौन संभालते थे? तो मंत्री संभालते थे। अब मंत्री जो है क्या किए? तो मंत्री राजाओं के साथ, राजा जो है मंत्री के साथ जो है मीटिंग करके, और जो करे नियम थे प्रशासन में मौर्य समाज में, उन सभी को हटा दिया, और जो नॉर्मल नियम रहा उन सभी को रखा गया। आपके मन में वो प्रश्न जो है तुरंत आया होगा, सर इतना बढ़िया समझा रहे हैं, इतना जो है हमको समझ में भी आ रहा है, क्लास में याद भी हो रहा है, अगर यही चीज हम भूल गए सर, या एग्जाम के टाइम हमको देखना होगा कि लिखा हुआ जो है कहाँ पे है, जिससे जल्दी से हम लोग देख लें और एग्जाम में जाके जो है गर्दा मचा के चलाए। कहाँ पे मिलेगा सर, बताइए थोड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर दीजिए, और यहां से आपको क्या करना है, आर्ट्स के कोर्स को खरीद लीजिए। जब यहां से आप आर्ट्स के कोर्स को खरीदेंगे तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती है, जिससे आप जो है आर्ट्स में 450 प्लस अपने सपने को जो है साकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी कांग्रेस में जो है उग्रवादी लोग जो हैं किसे कहा गया? तो कांग्रेस में उग्रवादी लोग जो हैं उन्हें कहा गया जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है कांग्रेस में नौजवान लोग जो हैं आना शुरू हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब कांग्रेस में नौजवान लोग आना शुरू किए तो नौजवान लोग जो है पुराने जो है कांग्रेस नेताओं के बात को जो है नहीं माना करते थे। और जब ये लोग जो है नहीं माने तो 1905 से लेके 1919 के बीच जितने भी नौजवान लोग थे, इन लोगों को कांग्रेस जो है क्या कह दी कि ये जो है सभी लोग जो हैं कांग्रेस के उग्रवादी हैं, यानी कांग्रेस में ही रह के कांग्रेस के ही जो है खिलाफ हैं। समझ गए? तो कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का उल्लेख करें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में जो है ये जो है कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस के पुराने विचारों को नहीं मान के अपना विचार मानते हैं, जिससे पुराने नेता जो है इन लोगों को उग्रवादी कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई गई? चतुर्थ बौद्ध संगीतियां का जो है क्या महत्व रहा?
तो बौद्ध संगीतियां जो है क्यों बुलाई जाती थी? तो बौद्ध संगीतियां जो है बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु जो है बुलाई जाती थी। यानी बौद्ध धर्म के व्याख्या करने के लिए जो है बौद्ध संगीतियां बुलाई जाती थी। बात समझ गए? और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है क्यों हुआ था? तो बौद्ध धर्मों में जो मतभेद था, जो दूरियां थी, उन दूरियों को दूर करने के लिए जो है चतुर्थ बौद्ध संगीतियां जो है बुलाई जाती है। ठीक है, बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती है? तो जो भी बौद्ध धर्म होते हैं उनको व्याख्या करने के लिए। चतुर्थ बौद्ध संगीतियों का क्या महत्व था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीतियां जो है बौद्ध धर्म के लोगों में जो मतभेद था, दूरी था, उन दूरियों को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है भाई, गांधार कला की विशेषता का उल्लेख कीजिए। यानी ये गांधार कला होता क्या था, इसके बारे में आप बताइए। तब बौद्ध धर्म के जब शुरुआत हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो उसी के साथ साथ जो है एक कला की शुरुआत होती है। उस कला को नाम दिया जाता है गांधार कला। यानी कि गांधार कला का विकास जो है बौद्ध धर्म के साथ ही जो है होता है। और ये जो है पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर देशों में जो है ये ज्यादातर देखने को मिलता है। और इसीलिए इस कला को गांधार कला कहा जाता है। इस कला में होता क्या है? तो इस कला में जो है बोधिसत्व मानव आकार वाली जो है मूर्तियां बनाई जाती है। यानी आप कभी जो है बिहार के हैं और कभी आप राजगीर घूमने गए हैं तो देखिएगा वहां गौतम बुद्ध जी के जो है, महावीर जी की जो है मूर्तियां मिलती है। तो ये सभी जो हैं जैसे जैसे जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ वैसे वैसे जो है इन कलाओं का विकास हुआ। और गांधार कला के तहत जो है बौद्ध धर्म की जो है मूर्तियां बना के जो है लोग बेचने लगे। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म की मूर्तियां गांधार कला से ही संबंधित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो गांधार कला का विकास जो है जैसे जैसे बौद्ध धर्म हुआ वैसे वैसे ही जो है गांधार कला की भी जो है विकास भी हुई। और इसकी यह विशेषताएं रही कि ये बौद्ध धर्म के मूर्तियों को जो है ज्यादातर बनाकर जो है विकसित किया करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पांचवी रिपोर्ट पर भाई टिप्पणी आपको लिखना है कि पांचवी रिपोर्ट जो है आखिर है क्या। तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने भारत के लोगों के सामने एक रिपोर्ट पेश किया था, जिस रिपोर्ट को जो है तो का कहा गया था? तो पांचवी रिपोर्ट कहा गया था। ये कब पेश किया गया था? तो 1813 में जो है पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में जो है क्या था? तो लगभग 1002 पेज इसमें था। ठीक है, इसमें न्यायिक मामलों का उल्लेख था। आपको नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं। समझिए पांचवी रिपोर्ट क्या है। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश जो है यानी अंग्रेज जब आए तो इन्होंने भारत के लोगों के सामने एक रिपोर्ट रखा जिसका नाम रहा पांचवी रिपोर्ट। इस पांचवी रिपोर्ट जो है एक तरह का किताब था जिसमें 1002 पेजेस थे और इसमें जो है प्रशासन से रिलेटेड जो है मामलों का उल्लेख किया गया था। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय देना है। यानी चिश्ती संप्रदाय के 3 गो संत के बारे में आपको हल्का हल्का जो है बताना है। तो चिश्ती संप्रदाय के 3 गो संत जो है निम्नलिखित हैं। पहला संत का नाम है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो है जन्म कब हुआ? तब 1235 में जो है इनका जन्म हुआ और ये मुईउद्दीन चिश्ती के जो है क्या थे? तो शिष्य थे। याद रखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जन्म 1235 में हुआ और ये क्या थे? तो चिश्ती संप्रदाय के जो हैं का थे? तो मुईउद्दीन चिश्ती के जो है शिष्य थे, चेला थे। दूसरा जो है चिश्ती संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था फरीउद्दीन गज ए सकर। फरीउद्दीन गज ए सकर जिसका जो है जन्म 1175 ईस्वी में हुआ। ये जो है मुईउद्दीन चिश्ती के 3 पत्नियां थीं, तब प्रथम पत्नी के जो है पुत्र थे।
नाम ऐसा ऐसा है कि आपको जो है 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो है चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, उनका नाम था शेख नियाजुमुद्दीन औलिया। इनका जन्म जो है 1236 में होता है, बदायूं में होता है। इनका जीवन काल जो है दिल्ली में 7 सुल्तानों के राज्य देखा था। इनकी मृत्यु 1315 में हो जाता है। देखिए एगो शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। चिश्ती संप्रदाय के 3 गो संत आपको बताना है। पहला संत थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा थे फरीउद्दीन गज ए सकर, तीसरा थे शेख नियाजुमुद्दीन औलिया। इन तीनों के बारे में जो है आपको हल्का हल्का लिख देना है, क्योंकि संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए कहा है और 2 नंबर में हमेशा संक्षिप्त टिप्पणी ही होता है। संक्षिप्त टिप्पणी का तात्पर्य जन्म कब हुआ, कौन थे और मरण कब हुआ, बस इतना ही लिखना होता है। अब जो है हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। इन 10 प्रश्न में से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको याद नहीं हुआ? अगर किसी कारणवश कोई प्रश्न आपको याद नहीं हुआ, इस क्लास को दोबारा आप देखिए। देखने के बाद जो है आप एसजीएस क्लासेस को अगर आप डाउनलोड किए हैं तो इसमें एक आर्ट्स का कोर्स आएगा खुलकर। उस आर्ट्स के कोर्स को खरीद करके आप जो है क्या कीजिए, तो आप उन प्रश्नों को जो है देखिए, उनको कॉपी में लिखिए। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। एग्जाम के समय एक बार देख के जाइए, आप गर्दा मचा दीजिए, है कि नहीं? तो आज की सभा जो है हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।